हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस के बारे में पढ़ रहे थे। दो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसमें। व्हाट इज दैट? आरबीआई और सेबी। सेबी और आरबीआई ये दोनों चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई हमें पढ़ना है। तो सीसीआई है क्या, क्यों आया, कब आया, किस वजह से आया, तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी सर, हमने देखा कि जो हमारे आम आदमी है ना, वो क्या है, आज के टाइम में एक दूसरे से जलन ज़्यादा करते हैं। जलन करते हैं तो एक दूसरे से बेहतर बनने की इनमें इच्छा है, उसी इच्छा को बोला जाता है कंपटीशन। कंपटीशन था तब तक तो ठीक था, अब क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन बोले तो गला काट प्रतियोगिता, कुछ भी करेंगे पर सामने वाले से जीतेंगे। अच्छा तरीका, बुरा तरीका, कुछ भी अपनाओ, बस हमें जीतना है। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया जी, जीतना है हमें, सिर्फ इतना ही हमारा मकसद है। तो सरकार ने सोचा अगर जनता भ्रष्ट हो जाए, यानी कि साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करने लगे, तो हमारा जो देश है या फिर जो हमारी इकोनॉमी है उसका तो बंटाधार निश्चित है। यानी कि कोई नहीं बचा पाएगा हम लोगों को, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लोगों में विश्वास नहीं बचेगा, फेथ नहीं बचेगा, तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। तो इस चीज़ के लिए फेयर मैकेनिज्म लाने के लिए एक एम्पायर खड़ा कर दिया। एम्पायर क्या करता है, ये देखते हैं ना, फेयर प्ले कर रहे हो या नहीं कर रहे। वैसे ही हमारा जो एम्पायर है सीसीआई, इसको नाम दिया रूल सेटलर। भाई गेम तुम खेलो, यानी कि ये लोग प्ले कर रहे हैं, ये लोग रन कर रहे हैं, कंपटीशन लड़ रही हैं, तो हर एक कंपटीशन के कुछ रूल्स होते हैं और आपको उन रूल्स के बीच में रहकर काम करना है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या नाम दिया गया, भाई ये हमारा रूल सेटलर है। रूल सेट करेगा, उस रूल पे दुनिया भागेगी, उस रूल पे दुनिया खेलेगी। तो यानी कि इसने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे कि कॉमन मैन क्या करे, कॉमन मैन एक अच्छी प्रतियोगिता जीत सके, लड़ सके। यानी कि अगर कहीं पर फ्रॉड चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो वहाँ पर आपकी प्रतियोगिता में लड़ना व्यर्थ है, आप जीतोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो बंदा फेवरेबल है वही जीतने वाला है। तो अगर एक इंडिपेंडेंट एम्पायर होगा आपके पास, एक ऐसा बंदा होगा जो आपको जज कर रहा है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप बेटर फील करेंगे, आप सोचेंगे कि मेरी मेहनत मुझे मिलेगी, यानी कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उसी तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, जो सबको समान मात्रा में दिखता है, यानी कि समान दृष्टि से देखता है, समान नज़रिए से देखता है, और अगर जो गलत कर रहा है उसको पकड़ के कुटाई भी करेगा उसकी। तो वो है हमारा सीसीआई। तो कंपटीशन क्या है, हर किसी के बीच में हो रहा है, चाहे जानवर हो, इंसान हो, ग्रुप्स हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। आजकल तो एजुकेशन सेक्टर में भी हो रहा है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं एक ही दौड़ में दौड़ने के लिए। तो जो उस दौड़ में दौड़ रही हैं वो चाहते हैं कि हम दौड़ेंगे, लेकिन हमारा जो निर्णय हो वो निष्पक्ष होना चाहिए। सही बात है, अगर निष्पक्ष निर्णय होगा तो दौड़ने में मज़ा आएगा। कंपटीशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपटीशन तब करो जब फेयर रूल्स हैं। अगर वहाँ पर कोई कोटा वाला सिस्टम है, कुछ भी सिस्टम है, तो बेचारा जो बंदा शराफत से दौड़ रहा है वो तो वेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो इसी नज़रिए से हमारा कंपटीशन एक्ट बना, ये मेनली कॉमन मैन के लिए बना है। कंपटीशन कमीशन कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए बना है। आम आदमी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आम आदमी की हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, ताकि आम आदमी को अच्छी सर्विसेज मिल सके, अच्छे गुड्स मिल सके, अच्छे दाम पर मिल सके। अच्छे दाम बोले तो कॉम्पिटेटिव प्राइस, ठीक है। विद इंक्रीज कॉम्पिटिशन प्रोड्यूसर्स हैव मैक्सिमम इंसेंटिव टू इनोवेट एंड स्पेशलाइज। अब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो आप लोगों को अपने अंदर की क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हो सकता है पहले आप कुछ ना भी करते तो भी जीत जाते, लेकिन एक दौड़ में अगर आप अकेले दौड़ोगे तो जीत जाओगे, कुछ करो ना करो। एक दौड़ में 10 लोग हैं तो आपको बाकी 9 से बेहतर होना पड़ेगा। यानी कि इनोवेशन, इंसेंटिव्स, यानी कि इंसेंटिव क्या है, हमें जीतना है, तो उसको इनोवेट कौन करेगा, उसको इनोवेट करेगा हमारा कंपटीशन कमीशन। सो दिस वुड रिजल्ट इन रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड वाइडर चॉइस टू कंज्यूमर्स, in reduced cost and wiser choice to consumers. A fair competition in market is essential to achieve this objective. Competition Commission was set up to create and sustain fair competition in economy that will provide a level playing field to the producers and make the market work for the welfare of the consumer. यानी कि इसने एक फेयर मार्केट क्रिएट कर दी। अब ये किसके भले के लिए काम करेगा,
अब ये वेलफेयर के लिए काम करेगा, कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए। क्या होता है, अगर कंपटीशन ना होता, सपोज हमारे पास है ना यहाँ पर एक दुकान है, ठीक है, थोड़ी सी घर जैसी लग रही है ये दुकान, लेकिन ये एक दुकान है हमारी, ठीक है। इस पे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स और ये एक ही मालिक की दुकान है, सेम मिस्टर ए की ये दुकान है, ठीक है। अब मिस्टर ए उन्होंने एक दुकान रखी हुई है, इस दुकान के अंदर हमारी इस मॉल टाइप दुकान में या फिर इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स बने, सारे के सारे मिस्टर ए के हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कपड़ों का काम है इनका, अनाज का काम है इनका, जितनी भी चीज़ें, फुटवेयर्स का इनका काम है, स्पेक्टेकल्स का इनका काम है, लैपटॉप एसेसरीज ये प्रोवाइड कराते हैं, मोबाइल फ़ोन से, बहुत अमीर है भाई, बहुत पैसा है और इतने काम छेड़ रखे हैं ना, कोई हद नहीं जिसकी। तो मिस्टर ए के पास बहुत पैसा है, बहुत सारे काम इन्होंने छेड़े हुए हैं, ठीक है। इतना पैसा, इतना रुतबा है, तो मार्केट में इन्होंने क्या क्रिएट की हुई है, मोनोपोली क्रिएट की हुई है, यानी कि सारे काम इन्होंने खुद छेड़ लिए, मार्केट में कोई और आना ठहरना ही नहीं चाहता इनके पास। क्यों? क्योंकि सारे काम तो ये कस्टमर यहीं जाते हैं, तो मार्केट में और कोई दुकान नहीं है, सिर्फ मिस्टर ए की दुकान चमकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आम जनता वो लाइन लगाकर खड़ी रहती है कि हमें सामान चाहिए, हमें सामान चाहिए, ठीक है। अब वो यहाँ पर लाइन लगाकर खड़ी है, भीड़ लगी हुई है। अब यहाँ पर जो मिस्टर ए है वो क्या करेगा, मन मर्जी, ठीक है। कोई चीज़ है जिसका रेट क्या है 10 रुपये, MRP 10 रुपये है, वो 15 में बेचेगा तो भी लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई? क्योंकि हमारे पास कोई और दुकान नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, हम जाए कहाँ। वो जिस रेट में देगा हम उस रेट में खरीदेंगे, अगर वो सामान खरीदना हमारी ज़रूरत है, ठीक है जी। वो जो क्वालिटी है उसकी डाउन क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो भी हम महंगे में खरीद रहे हैं, यानी कि क्वालिटी क्या है, डाउन, प्राइस क्या है अप, फिर भी हम खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीदे जा रहे हैं भाई? और कोई है ही नहीं, मोनोपोली है, सामान चाहिए तो उसी से लेना पड़ेगा। अब भाई मार्केट में आया कौन, कंपटीशन कमीशन। अब कंपटीशन कमीशन आया, उन्होंने इस मिस्टर ए के दबदबे को हटाया, लोगों को प्रमोट किया, भाई तुम अपनी दुकान खोल सकते हो, मैं देखता हूँ मिस्टर ए क्या करता है, कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। तो वहाँ पर मिस्टर बी, मिस्टर सी ने छोटी छोटी अपनी दुकानें खोली, हौसला बनाया थोड़ा सा। तो ये मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड से मिस्टर डी, 3 और लोग थे जो मार्केट में आ गए, ठीक है। अब इन्होंने भी सेम काम किया, कुछ ना कुछ तो काम इन्होंने भी छेड़ा होगा, तो जो उसके कस्टमर थे वो डाइवर्ट होने लगे। जब मार्केट में कंपटीशन आया तो जो उसके कस्टमर थे वो क्या होने लगे, डाइवर्ट होने लगे। अब 3 दुकानें और खुल गई तो कस्टमर के पास एटलीस्ट 4 ऑप्शंस हो गए। मिस्टर ए तो था ही, अब बी सी डी हो गए, उसी तरह से सेम ये लोग भी इधर इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो कस्टमर है वो क्या होने लगे, वो बंटने लगे। तो जब इस तरह से कस्टमर बटेगा तो सबको दिक्कत होगी, मिस्टर ए को भी दिक्कत हुई। अब मिस्टर ए अपनी दादागिरी नहीं चला सकता, अब मिस्टर ए को अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी, इनोवेट करनी होगी, और प्राइस भी जेन्युइन। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम प्राइस पे दो, बट जेन्युइन प्राइस पे दो। 10 की चीज़ है तो 10 में ही दो, जेन्युइन प्राइस। प्राइस कैसा होना चाहिए, जेन्युइन। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अप या फिर अप टू स्टैंडर्ड। लो क्वालिटी के प्रोडक्ट अब कोई नहीं खरीदेगा, लोग जागरूक हो चुकी हैं, लोगों को पता है मार्केट में कंपटीशन है और हम लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ए को सबक सिखाने के लिए कौन आया, हमारा CCI। अब मिस्टर ए अपनी दादागिरी नहीं चला सकता, लोग दुकान खोल सकते हैं। जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा लोगों का बेनिफिट होगा। तो कॉमन मैन के लिए हुआ ना ये लॉ, दिस इज़ द लॉ फॉर अ कॉमन मैन, आम आदमी के लिए है, ठीक है। चलिए जी, ये फर्स्ट स्लाइड हमारी क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर देना। चलिए जी, सेकंड अब है कंपटीशन तो है, फिर कंपटीशन कमीशन ने पहचाना बॉस हमारे पास 2 तरह के कंपटीशन है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज व्हाट, इनडायरेक्ट। तो कंपटीशन हमारे पास 2 तरह की है, ठीक है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। मुझे ना लिम्का, नींबू पानी, इस टाइप के जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो बहुत पसंद है। से लिम्का या फिर 7 अप का नींबू फ्लेवर या फिर ड्यू का लेमन फ्लेवर, जो ये है ये मैं बहुत कॉमनली पीती हूँ। जो 7 अप का लेमन फ्लेवर और ड्यू का लेमन फ्लेवर, इन दोनों में आपस में कंपटीशन है, तो ये क्या है, आपस के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। चलो जी, अब इनडायरेक्ट में क्या हो गया, मेरे पास है ना मार्केट में यहाँ पर ईजी डे खुल गया, ठीक है। अब इसी डे के पास पैकेज्ड
ड्राई सोल्ट मिलता है टू मेक नींबू पानी। ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ कि जो नींबू पानी का जो ड्राई पैकेट मिलता है ना, ये काफ़ी टाइम तक चलता है और एक्चुअल में ऑलमोस्ट सेम टेस्ट ही दे रहा है जो मुझे 7 अप देता है या ड्यू देता है। तो वो भी थोड़ा केमिकल है, ये भी थोड़ा केमिकल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये परचेज कर लेती हूँ और इसको मैं अपने इजीली बैग में भी डाल सकती हूँ, पर्स में भी आ जाएगा, हैंडबैग में भी आ जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली नहीं कॉम्पीट किया किससे, ड्यू से या 7 अप से, इसने डायरेक्टली कंपटीशन नहीं लड़ा, इसने इनडायरेक्ट कंपटीशन लड़ा। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन काइंड ऑफ देता है, ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्ट सेम नहीं तो ऑलमोस्ट सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट सब्सटीट्यूट है टू द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। तो ऐसा पर्सन या फिर ऐसी चीज़ जो इनडायरेक्टली उस चीज़ को compete करती है, यानी कि इनडायरेक्टली किसी चीज़ को compete कर रही है और मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो मैं किसी को भी परचेज कर सकती हूँ। आई कैन परचेज 7 अप, आई कैन परचेज ड्यू और आई कैन परचेज द ड्राई पैकेज ऑफ नींबू पानी। तो क्या मुझे कुछ भी परचेज कर सकती हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले। अब यहाँ वाले कस्टमर कहीं ना कहीं यहाँ डाइवर्ट हुए, अब इन दोनों के कस्टमर कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, उस ड्राई पैकेट की तरफ, क्योंकि वो इजी टू कैरी है, एक्सटर्नल और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह के कंपटीशन को बोला जाता है डायरेक्ट कंपटीशन। देखें, द डायरेक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि जो सेम काम कर रहे हैं, सेम फंक्शन कर रहे हैं, दैट आर कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, लाइक मैकडी, बर्गर किंग, कोका कोला, पेप्सी, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज। उसके बाद इनडायरेक्ट क्या है, जो कि क्लोज सब्सटीट्यूट है, यानी कि वो एग्जैक्टली सेम फंक्शंस तो परफॉर्म नहीं कर रहे, बट दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट टू वन अनदर। जैसे कि अ फाइनिंग डाइनिंग रेस्टोरेंट हैज़ कंपटीशन विद अदर रेस्टोरेंट्स, जैसे कि मैकडी और बर्गर किंग हो गया, ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनका आपस में कंपटीशन होता है दूसरे रेस्टोरेंट से, but also it competes with nearby supermarkets that offer ready to eat meals such as frozen paranthas and eat and serve dishes। तो जो रेडी टू ईट फूड मिलता है हमारे सुपरमार्केट्स में, वो भी तो हमारे कंपटीशन में है, बस उनको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। डायरेक्टली क्यों? क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेच रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट है। क्लियर? व्हाट इज डायरेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन? प्लीज हैव अ लुक एट द स्लाइड फॉर 1 minute एंड आफ्टर दैट आई विल चेंज इट। पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलते हैं, हमने कंपटीशन देख लिया। आप बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम जान चुके हैं कि तुम कंपटीशन के लिए आए हो, डायरेक्ट पे भी लगोगे, इनडायरेक्ट पे भी लगोगे। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि आप क्या बेनिफिट दोगे। तो हम बोलते हैं कि हम आपको फ्री एंड फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि आप कोई भी कंपटीशन, मतलब कोई भी कंपटीशन में आ सकता है। आपको दुकान खोलनी है, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंट्री मिलेगी आपको कोई रोक नहीं सकता मार्केट में एंट्री लेने के लिए। ठीक है जी। और क्या? एनकरेजेस इनोवेशन। जैसे मैंने आपको बताया, अब मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, वो मिस्टर ए वाला एग्जाम्पल लो। मिस्टर ए को अपनी दुकान में क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, इनोवेशन तो करना पड़ेगा। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ढंग से काम करोगे। पनिशेज द लगार्ड्स, पनिशेज द लगार्ड्स मतलब जो आलसी है, जो काम नहीं करेगा, वो पिछड़ जाएगा। जैसे आप बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो ICAI विल पनिश द लेगार्ड्स। ICAI उन आलसी बच्चों को या मेहनत ना करने वाले बच्चों को क्या देगा? पनिशमेंट देगा। बूस्ट चॉइस, इम्प्रूव्स क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट। क्या बोलता है कि चॉइस को इम्प्रूव करेगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वालिटी की तरफ जाएंगे। तो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। अब क्वालिटी अच्छी होती है, हम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर खरीदे तो हमें बार बार परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक प्रोडक्ट लंबे टाइम तक चलता है, तो कहीं ना कहीं वो वाली कॉस्टिंग भी रिड्यूस होती है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो क्वालिटी अच्छी देगा, मार्केट में बढ़िया इनोवेशन देगा, उसका मार्केट शेयर ऑलरेडी अप होता जाएगा। मार्केट शेयर अप होने का मतलब क्या है? मार्केट शेयर अप होने का मतलब ये है बॉस कि उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन विल लेड टू डिक्रीज्ड कॉस्ट। जैसे कि मिस्टर ए है, सपोज इनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पहले ये 10 यूनिट बनाते थे किसी चीज़ की, ठीक है, अब ये उसकी 1000 यूनिट बनाते हैं या 100 यूनिट बनाते हैं। तो 10 यूनिट में जो खर्चा लगता था, क्या सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 या 1000 के लिए? नहीं,
रेंट तो उतना ही रहेगा ना, रेंट नहीं बढ़ने वाला हमारा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, यानी कि कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं, कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं। तो फिक्स्ड ही रहेंगे, वो तो नहीं बढ़ने वाले, बस वेरिएबल खर्चों में तो बढ़ावट होगी, वेरिएबल ही तो बढ़ेगा। तो जो खर्चा 10 पे लग रहा था वो सेम खर्चा 100 पे नहीं लगेगा, कुछ कम लगेगा। कॉस्ट धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बट जाएगी इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस। क्या बोलता है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स अच्छी मात्रा में मार्केट में, अबंडेंस मतलब सफिशिएंट, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हमें मिले, सफिशिएंट अमाउंट में मिले, सफिशिएंट क्वालिटी हो उनकी और अफोर्डेबल प्राइस हो। अब मतलब जितना प्राइस बनता है उतना ही लो, ना कम ना ज़्यादा। कम भी लोगे तो भी दिक्कत है, इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। भाई कितना सस्ता बेचोगे, अपनी जेब से भरोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो देश को प्रॉफिट नहीं होगा। तो जेन्युइन प्राइस लो, जेन्युइन प्राइस मतलब 10 का है तो 10 का, 15 का है तो 15 का, 100 का है तो 100 का, जो भी उसका इफेक्टिव प्राइस है वो आप ले लो। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, और क्वांटिटी यानी कि मार्केट में काला बाजारी नहीं, अच्छी मात्रा में सप्लाई करो उसको, ताकि डिमांड इंक्रीज हो के उसके रेट्स अपना हो, इन्फ्लेशन को बढ़ावा ना मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसकी मुंह दिखाई कर लें। यानी कि अभी तक तो हमने पढ़ा कंपटीशन क्या है, और कंपटीशन कमीशन एक्ट अगर आएगा तो क्या करेगा। अब मुंह दिखाई में ये है कि कब बना ये एक्ट, कब पैदा हुआ। तो आइए चलो जी, बेसिकली कंपटीशन लॉ इज अ टूल इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स कंपटीशन पॉलिसीज एंड टू प्रिवेंट एंड पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय फर्म्स एंड अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट। क्या बोलता है कंपटीशन एक्ट? कंपटीशन एक्ट बोलता है, पैदा होने से पहले ही बोल दिया इसने, यानी कि इस पर्पस से ये बना था, पहले इसका पर्पस डिसाइड हुआ, इस पर्पस से इस एक्ट को बनाया गया। तो पर्पस क्या था, मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं चलेंगी। एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब जो कंपटीशन के लिए जहर है, कंपटीशन के लिए खतरा है। जैसे कि अब मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बोला चल यार दुकान खोल तो गई BCD की, मिस्टर ए बी के पास गया, सी के पास गया और डी के पास गया। मिस्टर ए ने बोला देख BCD, तू अगर मेरी मर्जी के खिलाफ गया तो मैं तुझे मार्केट में टिकने नहीं दूंगा। दादागिरी चला रहा है अपनी, ये प्रोडक्ट 15 में ही बिकेगा, इसी क्वालिटी का बिकेगा, ना तुझे इम्प्रूव करना है ना तुझे कुछ और अपनी कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय पर मिस्टर ए क्या करना चाहता है, उस समय पर मिस्टर ए उनको भी अपने साथ मिलाना चाहता है। तो एक तरह से काइंड ऑफ मोनोपोली ही हो गई उसकी फिर से। तो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं चलने देगा कौन, कंपटीशन एक्ट। इस उम्मीद से 2002 में कंपटीशन एक्ट को पास करने की तैयारी शुरू की गई, और इसको प्रेसिडेंट ने साइन किया कब, 13 जनवरी 2003, यानी कि 13 जनवरी 2003 में ऑफिशियली इसका बर्थडे है। एक्ट ऑलवेज 2002 है क्योंकि ये इसकी इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस में चला गया था। 2002 में ऑलमोस्ट फाइनल था हमारा लॉ, सिर्फ इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलनी बाकी थी, जो कि कब मिली, 13 जनवरी 2003 को, यानी कि पेपर वर्क खत्म हो गया था 2002 के अंदर। ठीक है जी, असेंट मिलने के बाद इस लॉ ने चलना फिरना कब स्टार्ट किया, यानी कि ये लॉ देश में लागू कब हुआ। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है इसकी 13 मार्च 2003। लॉ बनने के बाद जिस दिन से लॉ लागू होता है ना, उस दिन से मार्केट को पता चलता है कि ये लॉ आ गया। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज 13 मार्च 2003। ठीक है, इस एक्ट में टाइम टू टाइम एक अमेंडमेंट हुई। तो एक 2002 में अमेंडमेंट लेके आई गई 2007 में। इस अमेंडमेंट में क्या डिसाइड किया, इसमें यह डिसाइड किया कि चाहे किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, अगर कंपटीशन के खिलाफ है तो वो कंपटीशन कमीशन एक्ट या फिर कंपटीशन एक्ट 2002 उसके ऊपर लगेगा। तो यानी कि 2007 में जो अमेंडमेंट आई, फॉलोज द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉ, द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स है उसको प्रोहिबिट करेगा। abuse of dominant position by enterprise and regulate combinations, acquisition, acquiring of control and M&A। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, abuse of dominant position और regulates combinations। चलिए जी, अब क्या है हमारे पास, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट।
जो अभी करंट मैंने एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए, वो दुकान, बड़ी दुकान वाले मालिक, अगर मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे तुम्हें सामान बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पर मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एक तरह से तो गुलामी हो गई मिस्टर ए के। अब इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करके इन्होंने मार्केट से अपॉर्चुनिटी खो दी कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, बेस्ट प्राइस पे मिले, ये तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि बी, सी और डी मिस्टर ए के कहने पर चलेंगे। तो इसने क्या किया, इसने किया एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट ये आपसी सहमति से अगर इन्होंने किया, यानी कि बी सी डी भी चाहते थे सेम चीज़, तो आपसी सहमति से कर लिया। अगर ये आपसी सहमति से ना किया होता, मिस्टर ए ने आंख दिखाकर, डरा धमकाकर वो काम किया होता, तो मिस्टर ए फायदा उठा रहे हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन का। तो दिस इज नॉन एज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, ना तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट चलेगा ना पोजीशन, यानी कि लोग मिलजुल कर एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कोई अपनी दादागिरी दिखाकर ये एग्रीमेंट नहीं करवा सकता। तीसरा पॉइंट क्या था, एक्वाइजिशन ऑफ कंट्रोल थ्रू मर्जर एंड अमलगमेशन। बच्चों मर्जर का मतलब इतना समझ लो कि एक तरह से दो कंपनियों की शादी होती है। अमलगमेशन भी मर्जर की तरह ही होता है, बस अकाउंटिंग पार्ट्स थोड़ा डिफरेंट होता है। अमलगमेशन जो है आपका वर्ड आया है अकाउंट्स की वजह से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं अकाउंट्स के कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से इसका नाम है अमलगमेशन। अदरवाइज मर्जर एंड अमलगमेशन बोथ आर द सेम थिंग। जैसे कि क्या हुआ, दो कंपनीज है हमारे पास, एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड। अब इन दोनों की शादी करवा दो, अब ये मिलकर बन गए क्या, ए बी लिमिटेड। पहले ए लिमिटेड अलग घर में रहता था, यानी कि अलग एरिया में काम करता था, बी लिमिटेड अपना अलग काम करता था। अब ये दोनों मिलजुल कर एक ही घर में रहेंगे, एक ही काम करेंगे, यानी कि अब ए का इंडिविजुअली कोई स्कोप नहीं बचा, बी का इंडिविजुअली कोई स्कोप नहीं बचा। अब दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए हैं। ठीक है, दो अलग अलग कंपनियां मिलकर एक हो गई तो वो क्या बन गई, ए बी लिमिटेड बन गई। ठीक है, अब कौन है मार्केट में, अब ए बी है, ना ए है ना बी है, अब ए बी है। चलो जी, अब ए खत्म, बी खत्म, दो अलग अलग कंपनियां मार्केट से खत्म हो गई। ये भी तो हो सकता है इन्होंने मिलकर आपस में कंपटीशन को हराने के लिए ये किया हो, यानी कि दोनों ने आपस में शादी कर ली, यानी कि दोनों ने मर्जर कर लिया और अब मार्केट में इनकी मोनोपोली, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा करने से पहले आपको कंपटीशन एक्ट से अप्रूवल लेना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप कर नहीं सकती, मैं ये कह रही हूँ कि इसको करने से पहले आपको कंपटीशन एक्ट से परमिशन लेनी होगी। जैसे मर्जर हुआ वैसे ही एक वर्ड होता है कार्टेल, यानी कि ग्रुपिंग करना, आपस में मिलजुल कर एक जोड़ बनाना। तो कार्टेल करने से पहले, यानी कि जब आप हाथ मिलाते हो हो सकता है वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट तो ना हो लेकिन मार्केट में गलत इफेक्ट डालता हो, तो इस कार्टेल को बनाने के बाद भी आपको कंपटीशन एक्ट के तहत अप्रूवल लेनी होगी। तो अगर दो लोग मिलकर नया बिजनेस कर रहे हैं या फिर दो एग्जिस्टिंग बिजनेस मिलकर कोई सांठगांठ कर रहे हैं तो कंपटीशन एक्ट से आपको परमिशन लेनी चाहिए, अदरवाइज आपका काम अवैध माना जाएगा, इल्लीगल माना जाएगा। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद है हमारा कंपटीशन एक्ट के कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स क्यों बनाया गया। तो कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट मतलब ऐसे इफेक्ट जिनका तगड़ा या फिर भयानक असर होगा किस पर, कंपटीशन पे, ऐसी प्रैक्टिसेस आप नहीं करोगे। एप्रिशिएबल एडवर्स मतलब तगड़ा भयानक रिस्पॉन्स देने वाला। ठीक है, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंपटीशन बढ़ाओ, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर्स का भला होगा। टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कंपटीशन बढ़ाने के लिए लोगों को व्यापार करने की छूट तो दो, जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उसकी उनको छूट दो। ठीक है जी, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज आपका हिस्ट्री वाला पॉइंट है। कंपटीशन एक्ट की एक हिस्ट्री है। जब कंपटीशन एक्ट आया तो 2002 में आया ये, क्या उससे पहले मार्केट में कंपटीशन नहीं था लेकिन उतने लेवल का नहीं था। तो उस टाइम पर एक रेगुलेशन या एक एक्ट होता था जिसको बोलते थे MRTP 1969। MRTP बोले तो मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव
ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ना तो मार्केट में मोनो चलेगी, ना ऐसी प्रैक्टिसेस चलेगी जिसका काम क्या है, ट्रेड पे बाधा डालना। लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसमें कुछ लूप होल्स थे, कुछ खामियां थी। तो इन खामियों को भरते भरते गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक नया एक्ट बना लिया जाए, तो उस नए एक्ट का नाम दिया कॉम्पिटिशन एक्ट। तो यानी कि जब कॉम्पिटिशन एक्ट बना तो उसने MRTP को ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। अब कॉम्पिटिशन एक्ट MRTP एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी थी जिसको बोला जाता था MRTP कमीशन। MRTP का फुल फॉर्म सेम रहेगा जो MRTP कमीशन था। अब क्या होता है, किसी भी एक्ट में जो काम लिखा जाता है उस काम को करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई जाती है। तो MRTP एक्ट के अंदर 1969 में ही बनाई गई थी MRTP कमीशन, और MRTP कमीशन भी MRTP एक्ट के साथ ख़त्म हो गया, ये भी रिपील हो गया। इस एक्ट को रिपील करके कौन सा एक्ट आया, कॉम्पिटिशन एक्ट आया। और कॉम्पिटिशन एक्ट को रिपील करके कौन सा कमीशन आया, कॉम्पिटिशन कमीशन। क्लियर है? चलो जी, कंपटीशन कमीशन आया हमारा क्या, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को रिपील करके। चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन आया। अब कॉम्पिटिशन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, कब आया, क्यों आया, कैसे आया। कॉम्पिटिशन कमीशन आया बॉस हमारा कब, 14 अक्टूबर 2003 को। किसने इस्टेब्लिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया। CG का ऑर्गेनाइजेशन है तो CG ही मेंबर्स अपॉइंट करेगा। ठीक है, CG ने मेंबर्स अपॉइंट किए। कितने मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, 6 मेंबर्स हो सकते हैं, और मेंबर्स के साथ साथ एक चेयरपर्सन भी हो सकता है। इनकी क्वालिफिकेशन, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन CG जिसको चाहे अपॉइंट कर सकता है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये काम किया CG ने। अब इस कमीशन का क्या काम था, वही जिसके लिए कॉम्पिटिशन एक्ट बना था। तो कॉम्पिटिशन एक्ट किसके लिए बना था, टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, प्रमोट करना, सस्टेन करना कॉम्पिटिशन को, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। वही सेम काम कौन करेगा, वही सेम काम CCI करेगी। द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन कॉम्पिटिशन इशू ऑन रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ and to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issue। यानी कि पहला काम तो वो करेगी जो कंपटीशन एक्ट ने बोला। दूसरा क्या करेगी, दूसरा ये अगर कंपटीशन का खतरा दिखा, कोई बंदा नहीं मान रहा एक्ट के बाद, एक्ट में इतनी गाइडलाइंस है, लोगों को बोला जा रहा है ये काम मत करो, फिर भी नहीं मान रहा, उठाकर ले आओ भाई उसके ऊपर, केस चलाओ उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये एडवोकेसी भी करेगी इस चीज़ की। गवर्नमेंट कोई नया कानून बनाना चाहती है रिलेटेड टू मार्केट, तो उसको पहले CCI से पूछना होगा कि क्या इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है मार्केट के अंदर। यानी कि CCI नज़र घुमाता रहता है चारों तरफ मार्केट में, कोई ऐसा काम दिखा जो एडवर्स है, एडवर्स टू द कॉम्पिटिशन, उसको उठा लाएगा, पकड़ लाएगा उसको। साथ साथ लोगों को अवेयर करता रहता है, स्कीम निकालता है, लाइक जागो ग्राहक जागो, जो कि कंज्यूमर कोर्ट द्वारा निकाली गई थी, तो वो कंपटीशन कमीशन ने ही निकलवाई थी। तो क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ताकि लोगों को पता चल सके। और साथ साथ कोई भी काम करने के लिए ना हमेशा ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो इसका काम क्या है, ये ट्रेनिंग भी देता है कंपटीशन इश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। कैसे कंपटीशन मेंटेन करना है, क्या नए रूल्स निकाल सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं, लोगों को कैसे मतलब प्रमोट करना है कंपटीशन करने के लिए। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा देता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट द सेम जो कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं सेम एज द कंपटीशन एक्ट, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। तो क्या है, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट। ठीक है जी। अब क्या है रोल ऑफ CCI, इसका रोल क्या है, पहला रोल तो क्या है इसका, सुपरविजन। मार्केट में कंपटीशन मेंटेन करना है तो सुपरविजनरी पावर होनी चाहिए। देखे तो सही, सुपरविजन करेगा तभी तो देख पाएगा। और क्या करेगा, सुपरविजन के बाद प्रमोट करेगा। ठीक है, ये सारे ही फंक्शन रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं इनके, यानी कि उसके ऊपर नज़र बनाकर रखेगा, कहीं कुछ गलत काम होता दिखा तो उसकी गर्दन पकड़ कर ले आओ, और नहीं तो उसको सुपरवाइज करते रहो, जहाँ जहाँ कमियाँ दिखी वहाँ वहाँ लो बना दो, और मार्केट में प्रमोट करते रहो कंपटीशन, ताकि किसका भला हो सके, ताकि भला हो सके हमारे कंज्यूमर्स का।
और इन 4 काम को करने के लिए अगर किसी और काम को करने की भी ज़रूरत है तो वो खुली छूट है सीसीआई को, यानी कि एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, ये सारे काम करने की कंप्लीट खुली छूट है किसको, सीसीआई को। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी, कंपटीशन कमीशन का कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। वो तो बेसिक थे, कंपटीशन एक्ट वाले थे। अब कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। ये क्या करेगा, बेनिफिट के लिए काम करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा, किसके, कंज्यूमर्स की। एंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास, कौन कौन सी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब ये जो 3 तरह की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनको मेंटेन कौन करेगा, इनके अंदर सब कुछ बढ़िया तरीके से चले, स्मूथली चले, फेयर कंपटीशन हो, वो कौन करेगा, कंपटीशन कमीशन इन द कंट्री फॉर फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। सही चीज़ें सही तरीके से चलेंगी तो कंट्री क्यों ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट कंपटीशन पॉलिसीज विद एन एम टू इफेक्चुएट द मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, लोगों के अंदर डर रहेगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, करना बहुत ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज का भी इफेक्टिव यूज़ होगा, एफिशिएंट यूज़ होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। डेवलप एंड नर्चर इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरेक्शन विद सेक्टोरल रेगुलेटर्स टू इंश्योर स्मूथ अलाइनमेंट। डिफरेंट गवर्नमेंट से भी सांठ-गांठ रहती है इसकी, यानी कि डिफरेंट गवर्नमेंट को साथ भी टाई अप करके रहता है। कोई भी नया लॉ आएगा, कोई भी नया सेक्टर का लॉ आएगा, सेक्टोरल रेगुलेटरीज लॉज मतलब डिफरेंट सेक्टर की, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर का अलग लॉ हो गया, आपका रियल एस्टेट का आपका अलग लॉ हो गया, टेलीकॉम अथॉरिटी का अलग लॉ हो गया, तो उन सब के साथ भी ये मेंटेन करके रखता है अपने रिलेशंस। और कोई भी अथॉरिटी ऐसा लॉ नहीं निकाल सकती जो कि कंपटीशन के खिलाफ हो। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिवली कैरी आउट कंपटीशन एडवोकेसी एंड स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑन बेनिफिट्स। तो कंपटीशन एडवोकेसी यानी कि कंपटीशन का रखवाला है, ये कंपटीशन को मेंटेन करके रखेगा और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता रहेगा, लोगों में अवेयरनेस डालेगा कि कैसे आप कंपटीशन को बढ़ा सकते हो और कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंज्यूमर का क्या बेनिफिट है। कंज्यूमर अवेयर है, मार्केट में प्लेयर्स अवेयर हैं, तो सब अवेयर हैं, तो हर चीज़ बड़े स्मूथ तरीके से चलेगी। बट ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि कंज्यूमर को भी अपने अधिकार पता हो। अगर कंज्यूमर ही बेवकूफ़ है तो फिर कंपटीशन कमीशन एक्ट भी कुछ नहीं कर सकता। वो उस कंपटीशन कमीशन एक्ट ने इतने प्रमोशनल मैसेजेस निकाले हैं, अब आपको अवेयर होना पड़ेगा, खुद भी जानना पड़ेगा। सारा काम सरकार नहीं कर सकती, सारा काम कंपटीशन कमीशन नहीं कर सकता। आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप सीए हैं और आप अपने क्लाइंट्स को आगे ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, कोर्स में इन्वॉल्व कराने के बाद आप लोगों को समझ पड़ेगी और आप अपने क्लाइंट्स की समझ पढ़ा पाओगे। तो इसको थोरोली पढ़ना है हमें, कंपटीशन एक्ट को। क्लियर है, चलो जी। अब क्या है रोल ऑफ सीसीआई एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर। सेम वही रोल है जो हम पढ़ के आए हैं, यानी कि कंपटीशन तो ज़रूरी है, कंपटीशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको तो बढ़ावा देना है। ठीक है जी, अब कंपटीशन को बढ़ावा देना है फेयर मैनर में, यानी कि अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस करता हुआ मिला तो उसे पैनलाइज करो, उसको पेनल्टी दो। इट प्रमोट्स कंपटीशन बाय प्रिवेंटिंग यूज ऑफ abuse of dominance by market player to the detriment of other competitors and consumer। जो बंदा दिखा अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसे पकड़कर पनिशमेंट दो, उसको पेनल्टी लगाओ, जेल में डालो, कुछ भी करो, लेकिन दूसरे कॉम्पिटिटर्स का, दूसरे कंज्यूमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी की वजह से आज समाज में बड़ी और छोटी हर तरह की एंटिटीज़ डेवलप्ड हैं, अवेलेबल हैं, क्योंकि हर एक के पास अपने अपने राइट्स हैं। क्लियर, तो इतना ही है हमारा सीसीआई के अंदर जो हमें पढ़ना है। इसके साथ आपके जूम लेक्चर्स भी हो चुके हैं, तो थोरोली पूरा कंसेप्ट पढ़ें, अपने मॉड्यूल के साथ पढ़ें। और एमसीक्यू के पोर्शन से ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 5 की वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको बहुत डीपली आपको पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।